तो आइए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि चीज़ों को समझिए, ठीक है। अनअकैडमी पर मेरा कुछ वो है कोड है जिसको लगाकर आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि पढ़ने का मन, ठीक है। तो पढ़ने के मूड में बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कोई भी कोर्स परचेज करना है 10% डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड लगाइए। कोड मेरा कृषि 007 है और CDS क्वालिफाइड हूँ। CDS FCAT CAPF के लिए बहुत अच्छी क्लासेस चलाऊंगा, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश की, याद रखिएगा। इससे आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ढेर सारे टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको एयरफोर्स और नेवी और साथ ही साथ CDS का NDA का भी वो मिल सकता है। हमारा कंटेंट और हमारा क्विज ओपन करने के लिए मेरा कोड लगाइए और मेरी ढेर सारी क्लासेस पड़ी हुई उन्हें देखिए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 9,680 और रेस्पेक्टिवली आप जैसा चाहें ले सकते हैं, लेकिन 10% कोड लगाने के बाद उसमें कुछ और डिस्काउंट, मेरा कोड लगाने के बाद कुछ और डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। चलें, याद रखिएगा टेलीग्राम लिंक है हमारा, इससे जुड़िए। इसमें आपको ऑन डिमांड क्लासेस, PDF, डाउट क्लियरिंग सेशन और ग्रुप, समझ आया, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग को डिस्कशन करना है। आइए, ठीक है, सेक्शन 2 है। क्या क्या चीज़ें हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। किस चीज़ के? इंडिया का कुछ फिजिकल सेक्शन है, उसे टच करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ बेसिस पर सेक्शन 2 फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेटूज और उनके प्लेन्स। वैसे मैं बता दूं, भारत जो है ये सह्याद्री पूर्वी घाट में बटा हुआ है। ये घाट हो गया क्योंकि यहाँ समुद्र है। इसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, 7 पहाड़ी क्षेत्र। ये भी पहाड़ी है, ग्रेटर मिडिल हिमालय का सेक्शन। ये रेगिस्तान का सेक्शन है। ये उत्तरी उपजाऊ मैदान है और ये दक्षिण का पठार कहा जाता है, जिसे दक्कन का प्लेटू कहते हैं। मेरी बात यहाँ तक समझ आई? क्लियर हुआ? चलो सुनते चलो, आगे सुनते रहो, ठीक है। बस कोई बात नहीं, ठीक है। एक रिकॉर्डेड सेशन जैसे सुनते चलेंगे, ठीक है। कार्डामम पहाड़ियाँ जिसकी सीमाओं पर स्थित है वो हैं, मैं बता देता हूँ, केरला और तमिलनाडु। जैसा कि मैंने बताया कि केरला और तमिलनाडु की पहाड़ियों पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीलगिरी पर्वत किस पर है? तो बताएंगे ये तमिलनाडु पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया इनमें से कोई एक सही है, तो बताएंगे कि भैया सही केवल पहला वाला है, ठीक है। आंसर किस पे टिक लगाएंगे? तीनों सही है कि पहला वाला? तो बताएंगे कि सही केवल पहला वाला है, ठीक है, और बाकी दोनों गलत है। श्रीशैलम नल्ला बड़ा में नहीं मिलता, पुष्कर राजस्थान की महादेव की पहाड़ियों पर नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि भैया सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कलसुबाई, क्योंकि अगर सह्याद्री आप महाराष्ट्र वाला लेते हैं तो कलसुबाई, अगर आप पूरा लेते हैं तो फिर अनाईमुडी। मतलब कि भैया सीधा सीधा समझो, पटकाई, एक और क्वेश्चन आता है, पटकाई बूम की पहाड़ियों में से कौन संलग्न नहीं है? तो बताते हैं त्रिपुरा। 7 सिस्टर्स में त्रिपुरा संलग्न, पटकाई में संलग्न नहीं। भारत की सबसे ऊंची चोटी साउथ की है, अनाईमुडी, अन्नामलाई, सुना होगा। अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो एक मिनट को, क्वेश्चन पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई या अनाईमुडी ही बोलते हैं उसको, ठीक है। अनाईमुडी याद रखना। एक क्वेश्चन कहता है क्या, सुनिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। दंडनकारण्य प्रदेश कहाँ नहीं है?
किस जगह पर दंडनकारण्य नहीं है? किस पर टिक लगाएंगे? तो बताएंगे भैया दंडनकारण्य मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मैं बता दूं, मांडव की पहाड़ियाँ, गड़जात पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, शिवराय की पहाड़ियाँ सब सही हैं। बस याद करने वाली बात है कि गड़जात उड़ीसा है, नल्ला मल्ला नाम से लग रहा आंध्र प्रदेश है, और शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु है। याद कर जाओ। महाराष्ट्र में मांडव नहीं है, मांडव जम्मू कश्मीर में है, इसको याद रखिएगा। मेरी बात समझे? ये हल्का सा जो है ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, तब देखिए कि चीज़ें कैसे याद हो जाती हैं। मेरी बात समझ आई? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, कि ये शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। याद रखेंगे, शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो बताएंगे तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, और तेजी से चलेंगे थोड़ा हम लोग। बोला है कि भैया कौन सा पहाड़ी कौन से क्षेत्र को टच करती है? जैसे कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट को टच करती है, तो देखें हाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पे हैं, हाँ सही है। अगर पूछे कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण पे हैं, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में हैं, मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, कौन सा सही है? कोई दो सही है, दो गलत है। अब आप बताइए कौन सा सही है और कौन से गलत पे टिक लगाएंगे? सोचिए और बताइए। तो बताएंगे कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पे ना स्थित होकर मालाबार तट पे हैं, ठीक है। और कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण में नहीं है, मतलब ये दोनों गलत हैं। तो सही कौन सा है? महादेव मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में जाती हैं, इधर साइड, इधर सेक्शन में, ठीक है। तो वो मिकिर की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। आई बात समझ? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सॉरी, इनमें से मूल स्थल रूप किस चीज़ का है? अवशिष्ट पर्वत है, वो भी मड से बना हुआ है, क्या ये मूल है? ज्वालामुखी शंकु पे खड़े हो जाओ तो आधार मजबूत होगा। मोडानॉक, वे भी दलदली इलाका है। अपरदनात्मक जलप्रपात, ये तो खुद ही लिक्विड है। तो बोला कि इसमें से मूल स्थल रूप, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप कौन सा? स्थल कौन है? पर्वत स्थल है, शंकु स्थल है, मोडानॉक स्थल है कि जलप्रपात? तो जलप्रपात स्थल है नहीं, पर्वत को स्थल कहते नहीं है। ज्वालामुखी शंकु के पिघलने से ही तो इग्नियस रॉक बनी, और रॉक ही पे तो हम खड़े हैं। तो स्थल आखिर है क्या जिसपे हम खड़े हैं? तो यही स्थल रूप होता है, मूल स्थल रूप ये होते हैं। आई बात समझ? क्लियर हुआ? मेरी बात समझ आई सभी को? अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? बंदरपूछ, कॉमेट, दूनागिरी, नंगा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है, जबकि मुझे याद आ रहा है कि नंगा पर्वत उत्तराखंड में ही आता है। अब आप सोच के बताइए किस पर टिक लगाया जाए। आता है कि नहीं आता है ये मैटर है। तो ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, नंगा पर्वत इज द राइट आंसर। ये उत्तराखंड में नहीं आता। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। मणिपुर पर अधिकांश धरातल हैं। मणिपुर पर अधिकांश धरातल कहाँ पर हैं? पठारी, मैदानी, दलदली या पर्वतीय? मणिपुर पर अधिकांश धरातल पठारी है, मैदानी? आप कुछ सोचो, मणिपुर है क्या? पठार है तो पर्वतीय होना चाहिए था। तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस कहते हैं इसको। आई मेरी बात समझ? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि भैया दंडनकारण्य परियोजना
निम्नलिखित राज्य में है। देखो पहली चीज़ देखिए हम लोग मध्य प्रदेश में नहीं थी, हाँ ये भी कहा था मैंने, उसमें उड़ीसा था, छत्तीस था और झारखंड था। तो उड़ीसा, छत्तीस, झारखंड इसमें देखो कहाँ दिया है, नहीं दिया। उड़ीसा नहीं दिया, छत्तीसगढ़ दिया है, उड़ीसा कहीं नहीं दिया है, नहीं, ठीक है, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। इसके आधार पे हम दिमाग लगा सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर देता है। कोशिश करिए आप लोग भी मन में एक बार सोचिए किस पे लगाया जाए। तो यार इसमें तो अजब कलर का कॉम्बिनेशन दिया है। मैं जहाँ तक जानता हूँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के बॉर्डर को टच करता है दंडकारण्य। तो इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन मैच नहीं है, कुछ गड़बड़ है। पूछा कि किस भाग में है, तो पूर्वी है, उत्तरी है। उड़ीसा किस भाग में आता है, ईस्टर्न में आता है ना। उड़ीसा किस में आता है, ये आ रहा है उड़ीसा, तो उड़ीसा क्या होता है, पूर्वी भाग में, ठीक है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि यार उड़ीसा में बहुत मेजर पोर्शन है, मध्य में तो आ नहीं रहा, तो उत्तरी ईस्टर्न भाग ही सही आंसर होगा, याद रखिएगा। कुछ लोग मध्यवर्ती सोच लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और इसलिए उसका ऑप्शन भी गड़बड़ बैठ रहा था कि ना तो दक्षिणी और ना तो पश्चिमी और मध्य। तो ऑप्शन इसके पहले वाले को जो मैंने टर्मिनेट किया है, ये गड़बड़ ऑप्शन ही थे, इसलिए इसे छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, अराकान योमा सुने होंगे। अराकान योमा कहाँ पर स्थित है, म्यांमार, बलूचिस्तान, नेपाल या कश्मीर। तो आपको मन में सोचने से पहले मैं बता दूं कि अराकान योमा म्यांमार में है, योमा म्यांमार, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन में नेक्स्ट कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली, सतपुड़ा, अरावली, अजंता, सह्याद्री। किस पे टिक लगाओगे, केवल एक राज्य में फैली। तो बताएंगे वो अजंता में फैली हुई। अजंता जो है केवल महाराष्ट्र तक ही फैली, बाकी सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री बड़े बड़े राज्यों को टच करती है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर बनी है, पीर पंजाल, जास्कर, त्रिकुट या काराकोरम। कौन से दर्रे पर बनी हुई, कौन से हिमालय पर बनी हुई है। तो बताएंगे पीर पंजाल में जवाहर सुरंग आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगा पर्वत कहां पर अवस्थित है, सोच के बताइए। नंगा पर्वत कहां नहीं था, उत्तराखंड नहीं था, तो नंगा पर्वत कहां है, तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, ना तो मेघालय ना तो हिमाचल। नंगा पर्वत एकदम बर्फ के नीचे एकदम खड़ा हुआ है ऐसा, इसीलिए उसको नंगा पर्वत कहते हैं। आई बात समझ। कौन सी पर्वत श्रृंखला, क्वेश्चन अगला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो किस पे लगाओगे, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज। याद रखिएगा, ये नॉर्दर्न अमेरिका वाला रॉकीज़ है और ये साउदर्न अमेरिका वाला एंडीज़ है। फोल्डेड माउंटेन है ये दोनों, ठीक है। हिमालय यहाँ पर छोटा सा एशिया से यूरोप का टकराव हुआ, यूरोप से भारत एशिया से भारत टकराया तो हिमालय बना। बाकी रॉकीज़ जानते ही हो, रॉकीज़ एंडीज बता दिया। आल्प्स जो है यूराल पर्वत को, आल्प्स पर्वत को बोलते हैं। आई मेरी बात समझ। तो अब बताइए किस पे टिक लगाया जाए, सबसे लंबा कौन सा है, तो बताएंगे नॉर्दर्न अमेरिका वाला पर्वत सबसे लंबा है। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील वाला सेक्शन कवर अप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कुल्लू घाटी कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, रणज्योति, नागटिब्बा, धौलाधार, पीर पंजाल, लद्दाख, पीर पंजाल, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो बताएंगे धौलाधार और पीर पंजाल में इसकी वो है, ठीक है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है कि भैया भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम क्या है, सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पुराना है अरावली रेंजर्स, ठीक है। डेक्कन ट्रेप, पूर्वी घाट या हिमालय, किस पे टिक लगाना चाहोगे, सोचो ज़रा, लगाओ। सबसे पुराना तो अरावली है, ये तो श्योर है। अब मुझे ये बताओ
तो फिर ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, क्योंकि अरावली जब कह दिया तो सब बस ऑप्शन ए सही हो गया, मतलब ये बिल्कुल सही है। सबसे लास्ट में हिमालय होना चाहिए था, सबसे लास्ट में हिमालय है, तो आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन सुनिए, बताइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि भूवैज्ञानिक, सॉरी ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कालों में से किसे प्रातः लघु हिमकाल कहा माना जाता है? इसको 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 या इसको, किसको लघु हिमकाल मानते हैं? मतलब उस समय छोटा आइस एज आया था, उसी को आइस एज की संज्ञा दी गई। तो बता सकते हैं, मन में सोचिए और बताइए। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ मैं, तो बताएंगे कि भैया 1650 से 1870 के बीच वाला सेक्शन हमारा क्या है, लघु हिमालय काल है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं में कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर, मालवा, दक्कन या प्रायद्वीपीय? सोच के बताइए। अरावली में कौन सा प्लेटू आपका स्थित माना जाता है? ठीक है, बहुत सारे लोग इसको छोटा नागपुर लगा देते हैं, गलत है। याद रखिएगा, मालवा का पठार इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे नवीन पर्वत कौन है, न्यूली फोल्डेड माउंटेन। तो अब बताइए, अन्नामलाई है, शिवालिक है, विंध्य है या फिर अरावली? तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय तो हिमालय सबसे लेटेस्ट में कौन सा बनाया है? 4 फोल्ड में बना है हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो सबसे लास्ट में जो बना है उत्तरांचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वाला सेक्शन, शिवालिक। मेरी बात समझे? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक गलत है, जो एक गलत है वो कौन सा है? ठीक है, एक बार सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर होगा उट्टकमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। विदर्भ किसका नाम था? विदर्भ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, किसका नाम विदर्भ था? आपके हिसाब से विदर्भ किसका नाम होना चाहिए? चलेंगे, तो महाराष्ट्र को विदर्भ कहा गया है, याद रखना। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तेजी से बताइए, स्पीड बढ़ाएंगे। किस पे टिक लगेगा? क्या क्वेश्चन पूछा है, फिर से सुन लो कि निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा एक भारत में नहीं है? गोसाई थान, नंदा देवी, त्रिशूल या कामत? देखो, कामत और गोसाई धान में लेकर इशू है, किसको सोच रहे हो मन में? तो गोसाई थान इज द राइट आंसर। मेरी बातें समझ आ रही हैं? क्लियर है सभी को? रुकिए एक मिनट से। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन? जरा सोचिए इस क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड दूंगा मैं आपको।
क्या सोचा, क्या लगाया? दिलवाड़ा, जरगा, सेन, सज्जन पढ़ पा रहे हैं? ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ पा रहे हैं? कुछ पढ़ने में आया, कुछ पकड़ाया क्वेश्चन का आंसर? अगर नहीं आते कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चंस मैं रहता आपकी जगह पर तो स्किप कर देता। स्किप करना सीखो अगर कंपटीशन में हो, ठीक है? तो ये उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जगह भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, और आरोही क्रम में नहीं पूछता, पहले के ज़माने में पूछा करता था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए कहाँ पर हुए? किस पे टिक लगाओगे? आप लोग के कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ मैं, बट ये है कि चलिए ठीक है, आज की क्लास थोड़ा फ्लो में है और स्पीडी है, तो चलो खैर बता दूँ। भारत का जो प्रायद्वीपीय पर्वत बना है वो आपका केनोजोइक, सिनोजोइक बोलते हैं इसको, ठीक है? सिनोजोइक में हिमालय एकदम नए सेशन में बना। मिसोजोइक, आइजोजोइक या फिर अगर हम पैलियोजोइक बोलें तो ये मिसोजोइक और आइजोजोइक के समय का बना है, लेकिन टिक अगर लगाना चाहेंगे तो आप आइजोजोइक पर लगाइए, टिक हो ज़्यादा सही। आई बात समझ? कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? तो अरावली का पर्वत आप जानते हो कि सर्वाधिक पुराना माना जाता है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की मानी जाती है। कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला तो अरावली बताएंगे, याद रखना, दिमाग में बैठा लो इसको। छोटा नागपुर का पठार एक पठार है तो एक गर्त है, पठार गर्त होता है कभी, अग्र गंभीर भाग है नहीं, पद स्थली है या संप्राय भूमि है। तो मैं बता दूं, पठार ऊपर से समतल होता है तो संप्राय भूमि है, कॉमन सेंस बोला है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। सबसे ऊंचा पारसनाथ की पहाड़ी, छोटा नागपुर क्या है बताओ? पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई, कोई मतलब नहीं बनता है इस क्वेश्चन का। मैंने कहा ना, क्वेश्चंस को स्किप करना सीखो। अगर हम इनमें सबसे ऊंचा पर्वत पूछे कौन सा है तो एवरेस्ट है, लेकिन अगर ये पूछता कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत इनमें से कौन सा है तो क्या बताते? K2 गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि एवरेस्ट नेपाल में है, सागर माथा कहा जाता है इसको। बोला कि कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? ग्रेटर हिमालय, धौलाधार, पीर पंजाल या शिवालिक? किस पे टिक लगाओगे? सोचो, मन में सोचो। तो बताएंगे ग्रेटर हिमालय कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करता है। हिमालय जैसे वर्टिकली बटा हुआ है, जिनमें से ग्रेटर हिमालय कश्मीर के घाटी को सिंधु की घाटी से अलग करते हुए जाता है। आई बात समझ? क्वेश्चन सुनो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपस में मिलते हैं तो ये कहाँ? नीलगिरी पर, अनायमुड़ी पर, मलाईगिरी पर कि अन्नापलाई पर? किस पर टिक लगाओगे? तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं। पूर्वी घाट इसको कहते हैं, पूर्व में है, इसमें मालाबार तट है, इसमें कोंकण तट है। उत्तरी सरकार तट है, केनरा तट है, ठीक है? कोंकण, मालाबार ये है कोरोमंडल, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है? तो ये दोनों जहाँ आपस में मिलते हैं वो पॉइंट पूछ रहा है तो बताएंगे नीलगिरी के पॉइंट पर मिलते हैं। मेरी बात सबको समझ आई? इज दैट क्लियर? चले आगे की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतवर्ष का कौन सी चोटी सबसे ऊंची? भारतवर्ष पूछ दिया तो अब एवरेस्ट नहीं लगाएंगे, अब हम कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन पर टिक लगाएंगे। आई बात समझ? मोडेन नॉक कहाँ स्थित होते हैं? अभी आया था एक वर्ड मोडेन नॉक। मोडेन नॉक क्या होता है? सोचो, बताओ। तो मोडेन नॉक मैदान होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, मैंने बताया था। पर्वत नहीं होते, बलित पर्वत नहीं होते, लॉयस का मैदान ये नहीं होते। मोडेन नॉक अगर से पूछें तो जब कभी भी उत्तर उपांत मैदान पूछें, थोड़ा सा उठा हुआ मैदान, तो हम बोलेंगे कि मोडेन नॉक है, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो करो, इसको रुका हूँ मैं थोड़ी देर, देखना चाहूँगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स है।
मन में चलिए सोचिए, बताइए। अरावली पर्वत फोल्डेड माउंटेन नहीं होता, ये चीज़ दिमाग बैठाइए। वो एक तरह का ज्वालामुखी है, वॉल्केनिक पर्वत है। फोल्डेड माउंटेन केवल हिमालय है, रॉकीज एंड एंडीज भी फोल्डेड है। चलें आगे बढ़े। तो इसका आंसर सुनो, मैं पढ़ देता हूं एक बारी, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्चुअली कथन कारण वाला क्वेश्चन ये सिविल लेवल टच करता है, इसीलिए इसको मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। बोला है कि टर्शियरी पर्वत किसे कहा जाता है? वलित पर्वत को। इसका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ। कथन कह रहा है कि नवीन वलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है, क्या ये सही है? और इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ। तो देखा जाए ए और आर दोनों सही है, ठीक है। देख लीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ एक फिगर बनाकर, सभी समझिए इसको, सभी समझिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। जब प्लेट्स टूटी, ये प्लेट्स टूटी इधर चली गई, ये प्लेट्स टूटी इधर चली गई, ये इधर जाने के कारण इस पर प्रेशर बना, प्रेशर करने के कारण ये फोल्डेड हो गए। वाटर बॉडी से प्रेशर बना था तो फोल्डेड हो गए। इंडिया एशिया से टकराया तो भारत बना, फोल्डेड हो गए। तो जब कभी भी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होने की वजह से 3 तरह की प्लेट मार्जिन्स होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, एक डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, एक कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। और जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट कंजर्वेटिव, एक दूसरे को बचा कर चल रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के किनारे ही फोल्डेड माउंटेन ज़्यादातर देखने को मिलेगा। रॉकीज देखो किनारे हैं, एंडीज देखो किनारे हैं, जब यहाँ टकराया तो ये किनारे। तो अब बताओ किस पे टिक लगाया जाए, किस पे टिक लगा देना ज़्यादा सही? तो ऑप्शन क्या है? ए सही है, आर सही, ठीक है। टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है और ये रचनात्मक किनारों के सहारे हुआ, ये दोनों सही, ए और आर सही, दोनों की व्याख्या। रांची का पठार किसका उदाहरण है? बताओ। ये उठा हुआ पेनी प्लेन है कि ये शुद्ध प्लेनी प्लेन है, कि ये ऐसा प्लेन है? शुद्ध ये होता है, उठा हुआ ये होता है। प्रारंभिक प्लेनी प्लेन जो होता है वो एकदम ऐसे नया नया उभर के सामने आ रहा, ठीक है। अब बताओ रांची का पठार क्या है? रांची का पठार आखिर है क्या? कोशिश करो, सोचो, बताओ। तो बताएंगे रांची का पठार है तो ऊपर होगा, सीधी बात। रांची का पठार है तो उठा हुआ होगा। पहाड़ हमेशा उठे हुए, पठार हमेशा उठे हुए, टेबल शेप होते हैं। मेरी बात समझ आई? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी 4 भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधि करता है? मतलब कि यहाँ पहाड़ भी पाई जाती है, यहाँ पठार भी पाई जाती है, यहाँ मैदान भी पाया जाता है, यहाँ पर समुद्र भी पाया जाता है। मतलब वाह, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए ऐसा कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा या हिमाचल? हिमाचल में तो समुद्र नहीं पाया जाता। चलो अब बचा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। कहाँ पर पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है और समुद्र भी है? 4 सेक्शंस पाए जाते हैं। सोचिए, बताइए। तो दैट सेक्शन इज वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। आई बात मेरी समझ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिए। बोला कि नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा सेक्शन घिरा है, कौन सी पहाड़ी घिरी है? विंध्याचल पर्वत भी हो सकता है, सतपुड़ा भी हो सकता है, राजमहल और अरावली नहीं हो सकता। अब बताओ कि ए और बी में से किस पे टिक मारना चाहिए, क्या लग रहा? तो बताएंगे आंसर कि भैया सतपुड़ा इज द राइट आंसर। सतपुड़ा से नर्मदा और ताप्ती से घिरा हुआ है। धौराधार और पीर पंजाल कहाँ अवस्थित है? महान, ट्रांस, लघु या बाह्य? देखो ऊपर वाला जो बना वो ट्रांस बना,
फिर बृहद बना, इसको महान ग्रेटर हिमालय कहते हैं, उसके बाद मिडिल बना, लघु, ठीक है, इसी के बाद क्या बना, बाह्य, सबसे नीचे शिवालिक। तो बताइए कहाँ पर जो है धौलाधार और पीर पंजार पाए जाते हैं, सोचिए आराम से बताइए। ग्रेटर लग रहा है ना, लग क्या रहा है इसका आंसर? तो लघु हिमालय में पाया जाता, ग्रेटर बहुत ऊपर से निकल गया, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेटर के एक नीचे वाले सेक्शन लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, मेटामॉर्फिक नहीं है? अब सेडिमेंट्री होगी या इग्नियस होगी या मेटामॉर्फिक होगी, यही तीन होती है। ज्वालामुखी निकला तो जो जमाया इग्नियस कहलाता है, यही टूटकर परत दर परत जो जमता है वो सेडिमेंट्री होता है, और यही परत नीचे जाते 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 टेम्परेचर प्रेशर से जमीन के नीचे अपना रूप परिवर्तित कर देती है, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चट्टान मेटामॉर्फिक नहीं है? ग्रेनाइट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट। तो देखो संगमरमर तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये मेटामॉर्फिक है, क्वार्टजाइट भी मेटामॉर्फिक है, सिस्ट और ग्रेनाइट में से आपको बताना है कि कौन सी मेटामॉर्फिक नहीं है। मेटामॉर्फिक कैसे बनती है समझ गए, और यही मेटामॉर्फिक अंदर दबकर फिर से लावा मैग्मा में बदलती है, और ये चक्रण चलता रहता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, मैग्मा, लावा, और ये ज्वालामुखी का चक्र चलता रहता है जिसमें मिट्टी, धूल, गैसेस पैदा होती है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? तो अब बताओ इसमें टिक किस पे लगाया जाए? तो बढ़िया क्वेश्चन था, अभी तक सही आंसर मिला नहीं तो बताएंगे, नाम से ही लग रहा, इट आता है जिसके में, कठोर चट्टान है ये, इग्नियस, ठीक है, ये रूपांतरित नहीं है, ये इग्नियस है। ये सिस्ट रूपांतरित है, संगमरमर रूपांतरित है, क्वार्टजाइट रूपांतरित है, स्लेट रूपांतरित। आई बात समझ? अब बताइएगा, दक्षिण भारत की पहाड़ियों का क्रम में लगाइए, क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये सब नहीं पूछता। वेलिकोंडा पहाड़ी सुने होंगे, जो कि पूर्वी घाट का एक भाग है यहाँ का। वेलिकोंडा कहाँ अवस्थित है? देखोगे तो आंध्रा और तमिलनाडु आ रहा। अब आंध्रा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक में तो नहीं होगा। जब इसने कह दिया पूर्वी घाट है तो कर्नाटक तो यहाँ है पश्चिमी में, तो ये होगा नहीं। अब तीनों में से बताओ किस पे टिक लगाया जाए, सोचो जरा सभी। वेलिकोंडा नाम से क्या लग रहा? वेलिकोंडा नाम ही बता रहा है ना आपको आंसर की क्या है। ऑब्वियसली यार, ये देखो मेरी बात समझो, ये वेलिकोंडा नाम से ही लग रहा है आंध्र प्रदेश में। और ये सारी क्लासेस किस लिए हैं बताओ? डिफेंस के सेक्शन पर मैंने शुरू में ही सभी को बताया कि ये सारी क्लासेस जो हैं डिफेंस लेवल की क्लासेस चल रही। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में, आप आर्मी में जा रहे, आप सब सोचो, सब लोग छोड़ो और बताओ मुझे कि आदमी, मन में सोचो कि आदमी आर्मी में जा रहा है तो उसको जोग्राफिकल सिचुएशन, वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज सब पता होना चाहिए ना, वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की जातियाँ, इन सब के बारे में पढ़े रहोगे, वहाँ जाओगे तो आसान होगा ना। कहीं जाओ उनके बारे में पढ़े रहो, आपको पता है ना कि आर्मी में जाएंगे तो तरह तरह के राज्यों, देशों में आपको उसमें छोड़ा जाएगा। तो कहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दूँ, प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में जब एसएसबी का इंटरव्यू होगा 5 दिन का, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। आप अपना लॉजिकल पॉइंट और नॉलेज दिखाएंगे कहीं पर इम्प्रेस करने के लिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिकल जॉब में जाएंगे, वहाँ पर इंपॉर्टेंट, कहाँ नहीं है, हर जगह पर है। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की नॉलेज। हम लोग केवल ये सोचकर कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं छोड़ देते हैं, तो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इज दैट क्लियर? चलें, चलिए क्वेश्चन देखिए। तो वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश होगा। देखो क्वेश्चन आ रहा है कि औसत समुद्र तल से सबसे ऊंचा कौन है इन सब में। तो भैया आपसे सीधे सीधे पूछा है कि ये कंफ्यूज करने के लिए औसत समुद्र तल सीधे सीधे पूछा है कि भैया इनके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई की अनाईमुडी चोटी सबसे ऊंची, सीधी बात। मेरी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी गॉट मी? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है कि दंडकारण्य कहां पर है, किस राज्य में दंडकारण्य मिलता है। जरा सोचिए और सभी बताइए दंडकारण्य कहां मिलता है। हाँ ये इशू है, ये चीज होता है। दंडकारण्य अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दंडकारण्य। अगर मैं पूछूं कि दंडकारण्य कहाँ अवस्थित है, तो सीधी सीधी बात दिमाग में बैठा लीजिए, उड़ीसा कहीं दिख जाए टिक मार दीजिए। उड़ीसा दिखा नहीं कहीं तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये चेंज हो गया, ओके ये गजब है। रुके रहो। दंडकारण्य कहाँ है, तो क्या ही बोल दूं मैं, अब ऐसी तो दिन है। ठीक है चलो ओके। क्वेश्चन सामने है आपके, चलिए गेस मारिए पहले। मैं बताने जा रहा हूं तो नाराज होकर इधर उधर चला जा रहा है। तो अब आप बताइए क्या लगाएंगे टिक। सोच लिया मन में, लगा दिया, चले आगे। तो मैंने कहा जिसमें उड़ीसा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ और झारखंड भी है। ये झारखंड सही था, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, झारखंड में कम है। उड़ीसा के साथ झारखंड भी दिया था, लेकिन उड़ीसा छत्तीसगढ़ सही आंसर है। और कुछ पोर्शन झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, ऐसे याद रखो तो कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। बिहार में छोटा नागपुर का पठार है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का मैदान है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है कि आंध्र प्रदेश मलनाड में है। मलनाड वाला इशू सुन रहा हूं मैं, मुझे ज़रा लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए। यार मलनाड तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, पिक्चरों में भी मैंने देखा है। आइए अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है। छोटा नागपुर झारखंड में नहीं है कि बिहार में नहीं है कि उड़ीसा में नहीं है कि बंगाल में नहीं है, किस पे टिक लगाएंगे। छोटा नागपुर तो छोटा नागपुर डेफिनेटली बिहार में नहीं है। झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल में आपको छोटा नागपुर का अंश मिल जाएगा। तिब्बत के पठार की समुद्र तल की औसत ऊंचाई क्या है, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। निम्नलिखित में कौन सी एक सही नहीं है। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम शिला है, सही है। शिलांग भारत पठार के प्रायद्वीपीय पठार का पुनर्यासी है, सही है। विंध्याचल पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, विंध्याचल पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, यही गलत लग रहा है मुझे। राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से संगठित है। आप बताइए किस पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा सही है। हो सकता है कि 1 और 2 सही हो सकता है, 1 और 3 सही हो। लेकिन केवल एक गलत है इसमें। कौन सा गलत है तो मैं बता देता हूं आपको, याद रखिएगा हमेशा। सुनते चलिए, स्पीडी क्लास है ना। तो ये वलित पर्वत नहीं है, विंध्याचल पर्वत इज नॉट अ फोल्डेड माउंटेन। बाकी राजमहल वाला जो है लावा निक्षेपों से बना है, बिल्कुल सही है। शिलांग पठार प्रायद्वीपीय पठार का पुनर्त्याशी, देखो मेरी बात समझो क्या कह रहा है इसका हिंदी। भारत जब टूटा तो देखे होगे ऐसे टूटा था, ठीक है। तो शिलांग मतलब मेघालय का पठार यहाँ पर बन गया था। तो ये पहले से ही मतलब पेनिनसुलर पार्ट का वो रहा है शिलांग का पठार, तो इसी के साथ ही आया था वो, तो जाकर सीधे एशिया से जुड़ गया। मेरी बात समझे। तो ये क्वेश्चन पूछा तो सही है। पहला वाला तो बिल्कुल सही। सबसे पुराना पर्वत, प्राचीनतम पर्वत कौन सा। अरावली का पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। इज दैट क्लियर। अरावली अगला क्वेश्चन पूछो, इनमें से कौन सा सही है सोचो। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियां उद्गम अरावली से हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ दो क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं है, बहुत से लोगों की लैंग्वेज इशू होती है। बट इसका आंसर जानना चाहोगे हिंदी वाले तो मैं बता दूंगा
कि ए और डी सही है। पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है अरावली, समझे। मरुस्थल है थार, इसी के बीच में अरावली आ गया। अरावली जो है इसको रोक देता है, नहीं तो पूरा मरुस्थल बन जाता। और अरावली की वजह से ही मरुस्थल बना, ये भी सच है। मेरी बात समझे, आगे बढ़े। और ये सही है तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैं बता दूं कि राजस्थान की सारी नदियां का उद्गम अरावली से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बी गलत है, अब बी जिसमें जिसमें है वो से काट दो। ए सही है, तो यही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? गॉट इट? चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है कि मेघालय पठार किसका भाग है? अभी बताया मैंने, हिमालय का है, पूर्वी घाट का है, सतपुड़ा की प्रायद्वीपीय खंड का। अभी जस्ट बताया है। देखूं जरा मन में क्या सोच रहे हो, बताओ। क्या आंसर होगा? तो सीधी सीधी बात, अभी फिगर बना के बताया था कि भैया जब भारत था तो उसके साथ मेघालय लेके आया था वो भारत। तो मेघालय का पठार जो बना है यहाँ एशिया से जुड़ते समय, ये प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है मेघालय। ये नहीं सोचेंगे कि अलग से है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्यों धनबाद है? क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। बिल्कुल सही, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, कोयला, लोहा, ब्रक, तांबा सब मिलता है, ठीक है। नहरों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, औद्योगिकरण में आगे, खनन में आगे, हर चीज़ में आगे। इसीलिए छोटे नागपुर का पठार का सर्वाधिक घना बसा भाग धनबाद कहलाता है। बात समझे? क्लियर हुआ सबको? अगला क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? हिमालय के नीचे समतल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है। अब पहाड़ से सटा हुआ मैदान कैसा होगा? मिडो जैसा होता है, ढाल पर होता है। अब ढाल पर बने हुए अब मैदान को हम क्या बोलते हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? तो याद रखिएगा, ढाल पर जो मैदान बहेगा अपने साथ छोटे छोटे पेबल्स लेकर आएगा, और यहाँ पर बने हुए पठार को हम भाभर का पठार कहते हैं। याद रखिएगा, दून ज़्यादा चढ़ाई वाला होता है, द्वार जो होता है थोड़ा कम ढलाई वाला होता है, ऐसे ही पहाड़ पर बनता है। तराई जहाँ पर दलदल होते हैं, खादर जो होता है उपजाऊ होता है। गंगा का मैदान क्या आएगा? खादर, खादोद मिल जाती है। शेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अभी क्वेश्चन करते समय हमने बताया था कि तमिलनाडु के सेक्शन में शेवराय की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। कौन प्रायद्वीपीय भाग के पूर्वी पठार भूमध्यकारिणी प्रदेश का भाग नहीं है? पूर्वी पठार का भाग नहीं है। विंध्याचल, बुंदेलखंड, गड़जात, नर्मदा, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी का भाग नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए बताइए। कॉमन सेंस से आंसर सही होगा। किस पे टिक लगाएंगे? तो बताएंगे कि सर कौन प्रायद्वीपीय भाग भारत के पूर्वी पठार भूमध्यकारिणी प्रदेश का भाग नहीं है? तो बताएंगे बुंदेलखंड का पठार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बने निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखो, हिंदी में लिखा है, इसको छोड़ दो क्वेश्चन। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है गोंडवाना शैल से, क्रिएटेशियस, धारवाड़ियर या तृतीय अवसादी शैल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो कोशिश। किस पे टिक लगाएंगे? मेघालय भैया गोंडवाना का ही पार्ट माना जाता है। अभी बताया प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, इसको दिमाग में बैठा लो कहीं पर, ठीक है।
गोंडवाना, प्रायद्वीप, अभी बताया, फिर से तीसरी बार वो फिगर बनाऊंगा। ये है भारत जो अपने साथ मेघालय, शिलांग को लेकर आया। तो ये प्रायद्वीपीय भारत ही तो है, दक्कन का पठार। अरे वो सुने होंगे, भारत जो है वो गोंडवाना से ही टूटकर अंगारा से जुड़ा है। तो गोंडवाना शैलो द्वारा निर्मित है मेघालय, याद रखना इसको। भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, दिखाइए, बताइए आंसर क्या लग रहा है आपको, पता है कितना प्रतिशत थार मरुस्थल में है? ये आप लोगों में होमवर्क में दे रहा हूँ, ये कम से कम आप एक बारी गूगल करिए इसको, ठीक है। हर चीज़ मैं बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो जब अगली बार क्लास में मिलेंगे तो गूगल करके बताएंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, गंगा के नीचे मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्षा वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए फसलों के लिए बहुत अच्छा फसल उग जाता है। तो आर्द्र बनी रहने के कारण गंगा के नीचे वाले मैदान में कैसी फसलें उगती हैं? गेहूं और जूट है कि धान और कपास है? धान और जूट है कि गेहूं और कपास है? अब बताओ किस पे टिक लगाओगे, सोचो। क्या सही होना चाहिए था, सोच लिया? तो याद रखिएगा भैया, आर्द्र है तो धान चाहिए होता है, गेहूं जूट गलत हो गया, गेहूं कपास गलत हो गया, क्योंकि हमें आर्द्र है तो धान चाहिए। अब धान के साथ जूट चाहिए कि धान के साथ कपास? कपास से काम कहाँ चलेगा आर्द्र में? तो धान और जूट इज द राइट आंसर, मीन्स पैडी एंड जूट आर द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। भाभर पेटी पाई जाती है, भाभर अभी बताया था मैंने कहाँ पाया जाता है, अभी बताया था। थोड़ी सी ढाल होती है और पहाड़ी सेक्शंस के नीचे ठीक पाया जाता है, जहाँ पर पत्थर जाकर रुकते हैं। तो ये क्या आंसर होना चाहिए, ज़रा सोचो। अभी बताया कि जहाँ से हिमालय खत्म हो रहा है, ढाल कम एकदम कम हो जाती है, यहाँ पे पत्थर आके कलेक्ट होने लगते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं, इन्हीं को भावर कहते हैं। तो भावर पेटी हिमालय के पदगिरी क्षेत्र के नीचे पाई जाती है। कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती? घाघरा, गोमती, कोसी, सोन, बाकी सब बाएं से मिलती हैं। बाएं, आपको देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया गंगा में कौन कौन सी नदी दाहिने से मिल रही, कौन कौन सी नदी बाएं से मिल रही। दाहिने बाएं कैसे? तो इधर साइड अगर बह रही तो ये इसका दाहिने है, ये इसका बाएं है, ठीक है। आपका दाहिने बाएं नहीं, उसके बहने की दिशा, उसके मुंह की दिशा के हिसाब से निकाला जाता है। तो बताइए कौन सी नदी है? तो वो नदी है सोन नदी, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत में उत्तरी मैदान में जाड़ों में भी वर्षा हो जाती है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं, इसलिए क्या? तो यस, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। और ए का कारण बिल्कुल सही है कि इसका एक्सप्लेनेशन करता है। क्यों? क्योंकि जब उत्तर से सूरज दक्षिणायन मूव करता है, जिसे कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति की तरफ मूव करता है, कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ मूव करता है, तो हीट उधर से हट जाती है, तो उत्तर में ठंडी पड़ती है। जब उत्तर में ठंडी पड़ती है तो वहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून होती है, दिशा वो भ्रमित होकर हिमालय से चलने वाली, उधर से उतरने वाली हवाएं वो इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं, जो अपने साथ नमी ले आती हैं। और जो है रिट्रीटिंग मानसून, उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है हमारा जून में, गर्मियों में, ठीक है। और उत्तर पूर्वी मानसून जो होते हैं वो होते हैं सर्दियों में आते हैं, उन्हीं को रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। देखोगे फिगर से समझोगे तो सूरज अभी तक यहाँ चमक रहा था, इसलिए हवाएं इधर साइड चल रही थी। अब सूरज चला गया नीचे, तो अब हवाएं उल्टा चलेंगी इधर साइड। तो ये क्या होती है? ठंडियों में बारिश कराती है, इसी को रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। आई मेरी बात समझ? चलो देखो क्वेश्चन, किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा? किस पे टिक लगाओगे, सोचो। तो बिल्कुल सही है, गोदावरी। और ये हुई आज की क्लास कंप्लीट। अगली क्लास के लिए सभी कमर कस लो। काफ़ी अच्छा सेशन गया, इसको फास्ट फॉरवर्ड रखा हूँ इसीलिए कि जल्दी जल्दी कराना था, मतलब रिकॉर्डिंग जैसा लगेगा आपको कि बोर ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी कराया कि चीज़ें सीखो, ठीक है। सीखने पे ज़्यादा चीज़ें, अपनी परफॉर्मेंस कहीं और, हर जगह सीख परफॉर्मेंस नहीं, कहीं कहीं सीखना, कहीं कहीं परफॉर्मेंस। तो आज के लिए बस करते हैं। कोड याद रखना मेरा कृषि 007, ठीक है। मेरी बात समझ आई?